खबर कोयंबटूर त्रिशूर हाईवे से जुड़ी हुई। जी हां, कोयंबटूर त्रिशूर हाईवे पर सोने की लाइव लूट। लुटेरों ने त्रिशूर हाईवे पर 2.5 किलो सोना लूटा। कार से 2.5 किलो सोना ले जा रहा था व्यक्ति और लुटेरों ने कार का पीछा कर 2.5 किलो सोना लूट लिया। कार डैश कैम में गोल्ड लूट की ये सारी वारदात रिकॉर्ड हुई है। तस्वीरें अब देखिए सामने आई हैं इस लूट की वारदात की। लुटेरों ने कार का पीछा किया, वो तस्वीर भी सामने आई है और किस तरह से इस कार में जो शख्स 2.5 किलो सोना ले जा रहा था उससे इसकी लूट की गई। डैश कैम में ये पूरा वाकया कैद हुआ है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ये तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको इन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से इस लूट को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये वो कार जा रही है आगे और इसी कार का पीछा करके इसमें सोना ले जाया जा रहा था और इसको यहां पर देखिए किस तरह से लूटा गया। और डैश कैम में ये पूरा वाकया रिकॉर्ड हुआ है। ये पूरा जो इंसिडेंट है, ये घटना है, आपराधिक घटना है, ये रिकॉर्ड हुआ जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अपने आप में हैरान करने वाली लूट है। पीछा किया गया पहले, यानी कि कहीं ना कहीं अपराधियों को अंदाजा था कि इस कार में 2.5 किलो सोना ले जाया जा रहा और उसके बाद इस कार को रोककर इसमें लूट की गई और लूट के दौरान की ये सारी तस्वीरें जो हैं कैमरे में कैद हुई हैं। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता दें जो गुजरात के भावनगर से आ रही है। गुजरात के भावनगर में सैलाब में फंस गई बस। तमिलनाडु से श्रद्धालुओं को ला रही थी ये बस। 55 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बस में सवार लोगों को ट्रक में पहुंचाया गया। बाद में ट्रक भी बाढ़ के पानी में फंस गया। इस पूरी घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 55 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कैसे सैलाब में गाड़ी फंस गई, ये बस फंस गई, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उफनती नदी में इस तरह बस फंस गई। तमिलनाडु से श्रद्धालुओं को ला रही थी ये बस। 55 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। भावनगर में सैलाब में जिस तरह से बस फंसी है, फिर बस के बाद ट्रक भी फंस गया यहां पर, ये तस्वीरें सामने आई हैं। बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राजधानी लखनऊ समेत 16 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां कल देर शाम जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। आज भी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटों तक मध्य यूपी में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। घर की नरकीय स्थिति हो चुकी है। नालों का गंदा पानी घर में घुसा है। बारिश की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं यूपी के गाजीपुर में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये झंडातर मोहल्ले की है जहां भारी जल भराव की स्थिति है। मकान में पानी घुसने से लोगों के सामान बर्बाद हो रहे हैं। लोगों को शिकायत है कि नाले पर अतिक्रमण होने की वजह से ये हालात है। नगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया है। बलिया रेलवे स्टेशन के गुंबद की बालकनी की हालत भी आप देख रहे हैं। बारिश में दीवार का एक हिस्सा धंस गया है। फिलहाल इसे पर्दे से ढक दिया गया है। रेलवे ने एहतियातन दीवार के धंसने वाले इलाके से आवाजाही बंद कर दी है। रेलवे इसकी मरम्मत में जुटा है। और अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के ईदगाह पार्क में देर रात जमा हुए लोग। सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज से जमा हुए लोग। पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का दरअसल विरोध हो रहा है और देर रात इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात किया गया था। शुक्रवार की नमाज के चलते सुरक्षा और ज्यादा सख्त है। तो आपको 3 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। किस तरह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर दरअसल ये विवाद है, विरोध है और अर्धसैनिक बलों की तैनाती देर रात देखने को मिली। ईदगाह पार्क में कई लोग एक साथ जमा हो गए, इकट्ठा हो गए ये सभी लोग और माहौल ताकि न बिगड़े इसलिए पुलिस ने बड़ा पहरा लगा रखा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। पूरा मामला क्या है आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
दिल्ली के ईदगाह पार्क की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देर रात से ही ईदगाह के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग करने के लिए उसी इलाके में एक अस्थायी रूप से कैंप बनाया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं आपको? हमें तो मॉनिटरिंग करना है, कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो हम आगे फोन करके बोले। इधर हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। दरअसल इस चाक चौबंद व्यवस्था के पीछे कारण यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाना बताया जा रहा है। डीडीए जिस जमीन पर मूर्ति लगा रहा है उस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है और मूर्ति लगाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मूर्ति लगाने का काम शुरू हुआ। लेकिन अब स्थानीय लोग मूर्ति लगाने के विरोध में उतर आए हैं। बुधवार की शाम एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई और नारेबाजी लोग करने लगे। बहरहाल देर रात से ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और चलिए आपको इस पूरे विवाद का कारण बता देते हैं कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। तो डीडीए ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित कर रहा है। जमीन पर दावा कर वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। वक्फ बोर्ड ने मूर्ति लगाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मूर्ति लगाने का काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब स्थानीय लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। क्या है स्थानीय लोगों का कहना जो इसका विरोध कर रहा है, आइए सुनते हैं। ये ईदगाह के लिए खड़े हुए हैं कि ईदगाह की जो जमीन है वो चली गई। यहाँ हमारा बचपन गुजरा, छोटे से बड़े खेलते हुए इसी में हम बड़े हो गए। हमारे बड़ों का ही बचपन इसी में गुजरा। अब अचानक ये जगह जा रही है ना हाथ से और जगह हमारे से छीनी जा रही है, तो इस पे हमें ही नहीं जितने भी लोग खड़े हुए सबको दुख हो रही है, सबकी आंखें नम है, इसीलिए खड़े हुए। तो ईदगाह पार्क को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है। स्थानीय लोग मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से सीसीटीवी के जरिए देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जुमे की नमाज का दिन भी है, इसी वजह से पुलिस की बड़ी तैनाती यहाँ पर है, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती है। जमीन पर दावा कर जो वक्फ की बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया है और इसी को लेकर स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले पर लगातार प्रशासन की नजर है। सुमंत और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ईदगाह पार्क का ये मामला सुमंत, जिसमें रात में तैनाती की गई है अर्धसैनिक बलों की, इस वक्त क्या स्थिति है, क्या माहौल है? देखिए इस वक्त तो फिलहाल यहाँ पे हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज होनी है दोपहर में, तो इसके मद्देनजर अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एहतियात के तौर पे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए। लेकिन मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ शाही ईदगाह से महज चंद कदमों की दूरी पे रानी झांसी रोड पे, और ये देखिए यही वो रानी झांसी की प्रतिमा है और इसी स्टेचू के को शिफ्ट करने को लेकर ये सारा विवाद सामने आया था। ये देखिए तस्वीरें, ये फिल्मिस्तान से जब पचकुइया रोड की तरफ ये जो रोड जा रहा है, इसी रोड के ठीक बीचों बीच यही और रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू है, जिस स्टेचू को शिफ्ट करने को लेकर डीडीए ने फैसला किया था कि शाही ईदगाह पार्क के एक हिस्से में इस स्टेचू को लगा दिया जाएगा। क्योंकि इस स्टेचू को यहाँ हट जाने के बाद ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए जब पचकुइया रोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। और अगर इस स्टेचू को शिफ्ट किया जाता है तब ये पूरा ये जो रोड है यानी 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पचकुइया रोड, ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा और ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो स्मूथ हो जाएगा। इसी को लेके दिल्ली सरकार के ही लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 में ये प्रपोजल लाया था और उसके बाद जैसे ही डीडीए ने रानी लक्ष्मीबाई के इस स्टेचू को इसी रोड पे यहाँ से आगे शाही ईदगाह है उसके पार्क में जब लगाने का फैसला किया तो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है उसने इस फैसले के खिलाफ ऐतराज़ जताया। हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तब हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है शाही ईदगाह कमेटी को और उसके बाद कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसे भी धार्मिक रंग देना, राजनीतिक रंग देना, ये बहुत गलत बात है और अब इस स्टेचू को शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये फिलहाल स्थिति है और जैसे ही ये जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ये चौराहे से इस स्टेचू को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो इस पूरे रास्ते पे जो ट्रैफिक है ये इसकी आवाजाही बेहद स्मूथ हो जाएगी और उसी को लेकर पिछले कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था। चूंकि मामला हाई कोर्ट में था लिहाजा ये जो स्टेचू है उसकी शिफ्टिंग रुकी हुई थी। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद
स्टेचू लगाने का रास्ता साफ हो गया। कल मैं बता दूं कि कल शाम को एक अफवाह फैली और उस अफवाह के बाद बड़ी तादाद में लोग शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास इकट्ठा हुए। हालांकि पुलिस उन्हें समझा बुझा के वहां से भेजने में कामयाब रही, लेकिन जानकारी ये मिल रही कि एहतियात के तौर पे अब से थोड़ी देर बाद वहां फिर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी जुम्मे के नमाज के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच मैं जिस जगह पे हूं, मैंने आपको पूरा दिखाया कि क्या वो दिल्ली सरकार का प्रोजेक्ट था और पिछले कई सालों से लंबित था। वो मूर्ति जिसको लेकर वो विवाद है और उसके बाद एहतियातन पुलिस ने बड़े कदम उठाए हैं। जो वायरल भेजने वाले लोग हैं या मैसेज भेजने वाले लोग हैं, इस पर पुलिस ने पैनी निगाह बनाकर रखी हुई है, उनकी तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमन, नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। शिमला में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण के विशेष विरोध जैसा ही एक मामला एमपी के जबलपुर में सामने आया है। यहां रांची इलाके के मढ़ई में स्थित एक मस्जिद को लेकर कल से तनाव के हालात पैदा हो गए। जबलपुर के रांची इलाके की ये तस्वीर है, जहां पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच धक्का मुक्की हुई। बताया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मढ़ई इलाके में मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़े थे। हिंदू संगठन कार सेवा के ऐलान के साथ ही यहां पहुंचे थे। हालात से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बैरिकेडिंग के साथ तैनात थी। कई थानों की पुलिस लगाई गई थी। मस्जिद की तरफ जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़े, पुलिस ने रोक दिया। हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास कब्जा कर लेना, 3000 वर्ग फुट भूमि जो बाल गायत्री मंदिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, इन्होंने उसको कब्जा करके यहाँ पर आवागमन करना चालू कर दिया। यहाँ कहीं न कहीं चोरी एवं डकैती के मामले बढ़ने लगे। प्रशासन को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि विवादित जमीन पर बनी मस्जिद निर्माण की नए सिरे से जांच कराई जाएगी। ज्ञापन में कहा गया कि मस्जिद किसी और की जमीन पर बना हुआ है, उसकी हम विधिवत जाँच करेंगे। सीमांकन की कार्रवाई के बाद ही हम कह पाएंगे कि ये किस खसरा नंबर और किसी जमीन पर बना हुआ है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में बीती रात 2 पक्षों में पथराव हो गया है। रेलवे स्टेशन परिसर में हुई पत्थरबाजी, कई लोग चोटिल भी हुए, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची थी लड़की और लड़के ने लड़की को वापस भेजने की कोशिश की और उसके बाद माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। बहुत लड़कों को चोट लगी है, बहुत लड़कों को पत्थर लगे हैं। कई गाड़ियां तोड़ दी उन्होंने, कई गाड़ियां तोड़ दी, कई पत्थरों से उन्होंने लोगों को चोटिल किया है। यहाँ तक कि आम नागरिक जो स्टेशन पर आने वाले थे, उन लोगों को भी कईयों को चोटें लगी हैं। देहरादून का माहौल ऐसा नहीं था। पुलिस प्रशासन को और ज्यादा बड़ी सख्ती करनी होगी। इन शहर की मस्जिदों को, इन मदरसों को कल आपको इनके लिए जाँच बिठानी पड़ेगी कि इनके अंदर क्या छुपा है। वो हथियारों से लेस यहाँ आ जाते। कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ 2-4 गाड़ियां जो वहां 2 व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। पटियाला यूनिवर्सिटी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। महिला आयोग ने वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। पटियाला के राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में छात्र ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि वीसी को हटाया जाए। आरोप है कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने बिना किसी सूचना दिए गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में जाकर जांच की, जिसके खिलाफ छात्राओं ने विरोध जताया है। मामले की शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल को भी की गई है, जिसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी का दौरा किया, छात्रों से मुलाकात की और यूनिवर्सिटी को सलाह दी गई थी कि एक जांच कमेटी बनाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद गिल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की मांग की है। हमारे इंटरवीन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वीसी साहब ने कुछ नहीं किया है, तो आई रिकमेंड कि वो खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। एंड मोर ओवर आई हैव रिटन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इधर वीसी अब भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। इस तरह से बिना वो अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ कर ले जाएंगी, बुलाएंगी तो हम उनके कमरों में गए और यह कोई अपराध नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने दावा किया है कि शहर में कई जगहों पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कई जगह छापे भी मारे। क्या नाम है तेरा? दानिश।
ये दानिश बांग्लादेशों की कार्ड बना रहा है और एक ही बना रहा है। इधर क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड ये बना रहा है आईडी। ये है हवा महल विधायक बाल मुकुंद, जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाने की शिकायत पर बासबदनपुरा, जयसिंहपुरा खोर और ब्रह्मपुरी में 3 जगहों पर छापे मारे। ये रैकेट चल रहा बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहाँ का आपको आधार कार्ड बनाना ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे ये 6 कार्ड ला रही है, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। बाल मुकुंद का ये भी आरोप है कि जैसे ही रेड मारी गई, कई लोग लैपटॉप लेकर भाग निकले। इधर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाल मुकुंद की छापेमारी पर सवाल खड़े किए हैं। एक ही बीजेपी के पास पॉलिटिक्स रह गई, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे डबल इंजन की सरकार आ गई, अब कुछ काम करके दिखाओ, और तुम्हारे पास कोई एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की एक चुनावी सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंक को पाताल तक दफन करके ही दम लेगी। उन्होंने आतंकवाद फैलाने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। जब जम्मू कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला आप कहां? उस वक्त फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड की ठंडी में मौज मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कठुआ में चुनाव प्रचार के दौरान कही। अमित शाह ने राज्य में आतंकवाद फैलने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एनसी और कांग्रेस ने सालों तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को संरक्षण देने का काम किया। 40-40 साल तक आतंकवाद को ताकत देते रहे। जम्मू कश्मीर के 40,000 युवा शहीद हो गए, मगर उनको कोई पड़ी नहीं। अमित शाह ने कठुआ, उधमपुर और जम्मू में कल 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आने को भी कहा। और इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा पीओके, और बीजेपी सत्ता में आई तो पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। पीओके में पाकिस्तान से अलग होने की मांग तेज पकड़ रही है। भिखारी पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा है। ये बड़ी बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए की 7 जगहों पर रेड। रियासी बस अटैक केस में एनआईए का छापा। रियासी और राजौरी में एनआईए का छापा। 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ था। अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है इस रेड को लेकर? देखिए, 9 जून को रियासी के इलाके में, जो कि शिवखोड़ी का इलाका है, वहां पर आतंकियों की तरफ से एक बस पर फायरिंग की गई। तकरीबन 8 से 9 लोगों की जान जो है वो गई थी, और उसी बीच में ये जो केस था ये एनआईए को उस वक्त सौंप दिया गया था। और इसी से रिलेटेड जो है 7 जगहों पे, राजौरी और रियासी इलाके में 7 जगहों पे एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और लगातार जो सर्च है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर की जा रही है, और लगातार जो एनआईए है वो इन्वेस्टिगेशन इस तरह अटैक को लेकर कर रही है। अभी भी रियासी और राजौरी के अलग अलग इलाकों में एनआईए की तरफ से दबिश दी जा रही है, और लगातार जो हाइब्रिड ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको लेकर जो एनआईए है वो लगातार सर्च कर रही है।
शुक्रिया अंकित आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और बात जम्मू कश्मीर चुनाव की करें तो 2 चरणों के मतदान के बाद कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने एक सर्वे के हवाले से कहा है कि वो राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट ने उनसे खास बातचीत की है। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं आपको आएंगी? देखिए, पहले 2 चरणों के मतदान के हिसाब से हमारे पास जो रिपोर्ट है बहुत अच्छे बहुमत से हम जीतेंगे और तीसरा चरण भी अच्छा जाएगा, तो हमारी यहाँ मजबूत सरकार बनेगी, उसी का प्रयास चल रहा है। जब उमर अब्दुल्ला का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस को फोकस करना चाहिए प्लेन इलाकों में, उस तरीके से वो फोकस नहीं कर रही, आपके अलायंस पार्टनर है। नहीं, बिल्कुल जो उमर अब्दुल्ला का बयान है वैसे होता है जैसे 2 भाई आपस में कहते भाई तुम ये काम और कर लो, इधर और ध्यान दो। चुनाव में होता है कि एक दूसरे जो एलाइज होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं कि देखो यहाँ पे देखो, यहाँ और कोई कमजोरी न रह जाए और सीटें भरी बढ़ जाए, तो सरकार बन रही और मजबूत कैसे बने, इसलिए उमर अब्दुल्ला जी गुड फेथ में अच्छी भावना से हमें सुझाव दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित 90 से विस्थापित हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार उनकी घर वापसी कैसे हो पाएगी? देखिए, इन्होंने दावा किया था कि उनकी घर वापसी हो जाएगी, 370 हटाया था, लेकिन नहीं हुई, इनका वादा फेल हुआ। जम्मू के लोग मारे जा रहे हैं, उग्रवाद भी आतंकवाद भी कम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस ने सफाई दी है। पार्टी ने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी है। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस में कलेश बढ़ता देख पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। मामला बढ़ने के बाद कांग्रेस आलाकमान को दखल देना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को संभालने और आगे की रणनीति को लेकर रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल सरकार के फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ नहीं है। इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक होगा। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई, ऐसा कोई ऑर्डर आया ही नहीं है और यूपी और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको ये कहना कि यूपी में तो वो कह रहे हैं कि बोर्ड लगाओ बाहर, तो फिर विक्रमादित्य को जो तलब किया गया आज तलब नहीं किया, तो वैसे अपने काम से आए थे, तो उन्होंने उनसे कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दे दिया कि उसमें ये बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई है और सफाई देने को कहा गया है। विक्रमादित्य ने भी सफाई दी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की, अखबार की कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। और इस बीच बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। टीवी 9 से खास बातचीत में अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करने जाते हैं वहां वहां बीजेपी की सरकार बन जाती है। वे सब राहुल गांधी आए थे और कांग्रेस को एकजुट लाने का उन्होंने प्रयास किया। सभी कांग्रेस के नेता एक मंच पर दिखाई दिए राहुल गांधी के साथ। नहीं, राहुल गांधी जी आए हैं जी सदके, क्योंकि वो जिस भी प्रांत में जाते हैं वो हमारे लिए इतने शुभ है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन राहुल गांधी जी को जब वो विदेश में गए थे और जो उन्होंने कहा कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कांग्रेस को सबक सिखाना चाहता है। जितने मर्जी इकट्ठा कर ले, सर धड़ की बाजी लगा देंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ धोखा करती है। कभी इन्होंने विकास के काम नहीं किए, इन्होंने तो झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है। बीजेपी ने कहा है कि हार के डर से आम आदमी पार्टी ने चुनाव पोस्टपोन कर दिया। टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा से खास बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी। सीधे बातचीत करते हैं। आज हर्ष जी, चुनाव होना था लेकिन चुनाव हो नहीं पाया, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी की अलोकतांत्रिक तरीका, नियमों को ना मानना, एनार्किस्ट बिहेवियर, जिसके कारण से स्वयं मेयर के द्वारा नोटिफाई किया गया चुनाव आज स्वयं मेयर ने ही इसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि डर रही थी कि कहीं ये चुनाव आम आदमी पार्टी हार ना जाए। इस कारण से उन्होंने ये हथकंडा अपनाया
कि सीक्रेट बैलेट जो होता है उसमें उसकी बैलेट की सीक्रेसी को मेंटेन करना चाहिए, पर स्वयं मेयर कह रही हैं कि अंदर मोबाइल ले जाने दिया जाए ताकि वहां के लोग फोटो खींच लें, और फोटो खींचने के बाद वो सीक्रेट कैसे रह जाएगा। उनको डर लग रहा था कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी हार जाएगी उनका कैंडिडेट, इस कारण से लोकतंत्र की हत्या करते हुए, कानून को ना मानते हुए उन्होंने चुनाव को पोस्टपोन किया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। अब राज्य सरकार के बिना इजाजत लिए सीबीआई जांच संभव नहीं है। सीबीआई जांच को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कर्नाटक में बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। सीबीआई को राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए पहले सरकार से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके बाद राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है। सरकार का कहना है कि केंद्र सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। No, it is not only Karnataka, it is the entire opposition parties in the entire country has taken this decision. In view of that, Karnataka government also has taken. Why, sir? We don't want the CBI to misuse its power. मूरा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच के सवाल पर कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि इसकी जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है। Suggested to be investigated by Lokayukta, and that suggestion is from government of, by Honorable High Court. That's why Muda, CBI, nothing is relevant here. और केंद्र सरकार ने संसदीय समितियों का गठन किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं, जबकि रामगोपाल यादव स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अलग अलग विभाग से जुड़ी 24 स्थायी समितियों का गठन किया है, जिसमें 11 की अध्यक्षता बीजेपी को मिली है, जबकि 4 समितियों का नेतृत्व उसके सहयोगी दलों को मिला है। कांग्रेस के नेता 4 समितियों की अध्यक्षता करेंगे, डीएमके और तृणमूल के 2 और समाजवादी पार्टी के 1 नेता स्थायी समिति की अध्यक्षता करेंगे, जिनके नाम इस प्रकार है। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं। भुवनेश्वर कलिता को विज्ञान प्रौद्योगिकी वन एवं पर्यावरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि अखिलेश यादव इसी समिति के सदस्य हैं। वहीं रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति की कमान कांग्रेस नेता शशि थरूर को दी गई है। अनुराग ठाकुर को कोयला, खान एवं स्टील समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वित्त मामलों की समिति की कमान बीजेपी सांसद भृतहरि मेहतबा को दी गई है, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान सौंपी गई है। मेरठ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पश्चिम यूपी अलग राज्य होने के सवाल पर जवाब दिया है। राज्य में आगामी उपचुनाव और विपक्ष के आरोपों पर भी उन्होंने टीवी 9 से बात की। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है। संजीव बालियान जी का बयान पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बने, एक विधिक प्रक्रिया है, वो पूरी हो, आयोग अपनी रिपोर्ट दे। यूपी में उपचुनाव भी है 10 सीटों पर, और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कभी भ्रष्ट बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार के जो मापदंड है वो समाजवादी पार्टी बेहतर बता सकती है। इस प्रकार से उनके समय भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी थी। उनका चेहरा जनता सब जानती है, किस प्रकार के मुजफ्फरनगर की घटनाएं हुई, किस प्रकार से अलग अलग हमारे न्यायालय परिसरों में बम विस्फोट हुए और उनके जो आतंकवादी जो लोग उसमें पकड़े गए, सरकार उनके मुकदमे वापस कर रही थी। अपराधियों के साथ कौन खड़ा है? यूपी में अगर एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति बिरादरी देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। ये लोग अपराध में भी और अपराधियों में भी जाति ढूंढ रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सनातन पर विश्वास नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 में धर्मांतरण पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, जो हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। मुझे चिंता होती है कि
कि लोग इतना मादा कहां से ले आते हैं कि देश और विदेश में उन लोगों के साथ बैठे तो राष्ट्र के हितकारी नहीं है, जो इस राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। सनातन में विश्वास नहीं है, सनातन को एक संकट मानते हैं, ना समझी के पंचायत हैं वो। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि उनको कुंठित करने वाली आवाज सीखी नहीं होनी चाहिए। यह समय चुप रहने का नहीं है। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में आगे कहा कि हिंदू धर्म सही मायनों में समाजवेशी है। धनखड़ ने कहा कि सनातन कभी जहर नहीं फैलाता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह समय चुप रहने का नहीं है, ये शताब्दी भारत की है, सनातन धर्म की भूमि की है। और तिरुमाला प्रसाद विवाद में एसआईटी गठित, 9 सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच। सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता। गुंटूर रेंज के आईजीपी हैं सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी। और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव ने कहा है कि शुद्धिकरण अनुष्ठान के बाद प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है। भक्त मंदिर में लड्डुओं के संबंध में अपनी चिंता अब छोड़ दें। लड्डू में पशुओं की चर्बी के विवाद के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में पवित्रता के लिए तमाम सनातन अनुष्ठान किए गए हैं। बावजूद इसके प्रसिद्ध प्रसादम में भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। मंदिर प्रशासन की माने तो तिरुपति के भक्तों को पशु चर्बी विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 4 दिनों में 13 लाख लड्डू बिके हैं, यानी रोजाना औसतन 3.5 लाख लड्डू बिके हैं। विवाद तब हुआ था जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के दौरान लड्डू बनाने में पशु चर्बी समेत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण यानी FSAI ने TTD को घी की आपूर्ति करने वाली तमिलनाडु स्थित कंपनी AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FSSAI ने घी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और स्पष्टीकरण मांगा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी का केंद्रीय लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए।